पहले सीन में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जेरी और माइक, जो कि जेरी के रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड लीजा शायद उसको धोखा दे रही है। इसलिए बदला लेने के इरादे से माइक उसे सुझाव देता है कि उसे भी लीजा को धोखा देना चाहिए। हालांकि जेरी को किसी और लड़की पे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए माइक कहता है उसके पास एक आइडिया है और उसे एक वैश्या खाना ले जाता है, ये वादा करते हुए कि वहाँ उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है और जेरी के लिए सरप्राइज बनाने के लिए उसका चेहरा प्लास्टिक से ढक देता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसका स्वागत वहाँ की मालिक मैडम जोरा द्वारा किया जाता है और हम देखते हैं कि ये जगह थोड़ी डरावनी सी दिखती है। और सबसे अजीब बात ये है कि स्कॉट कल जेरी का नाम पहले से ही जानती है। इसके बाद जेरी को कम रोशनी वाले कमरे में ले जाया जाता है और उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है। अब वो थोड़ा डरा हुआ दिखता है और फिर कमरे की छानबीन करता है तो उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसपे लिखा था स्टिक इट इन हियर। अब इसे मजेदार समझते हुए अपनी पैंट का बटन खोल देता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इस बीच माइक को बगल के कमरे में 3 अन्य वर्कर के साथ मजे करते हुए दिखाया जाता है। तभी वो जेरी के चीखने की आवाज सुनता है, इसलिए जल्दी से वहाँ से भाग के अपने दोस्त के पास जाता है और देखता है कि वो बिस्तर पे बेहोश पड़ा हुआ है। माइक को लगता है कि जेरी ने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए वो जेरी की पैंट का बटन लगा देता है और उसे कार में लेके चला जाता है। रास्ते में जेरी को होश आता है और वो पहले से काफी ज्यादा खुश लगने लगता है। वो उसे फिर से करने की इच्छा जाहिर करता है, मगर माइक समझाता है कि उसे ये धीरे धीरे करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन फिर भी माइक एक बार फिर से उसकी मुलाकात एक सेन नाम की वर्कर से कराने का वादा करता है। घर पहुंचने पे लीजा जेरी से पूछती है कि वो कहाँ था। वो दिखावा करता है कि वो माइक के साथ दारू पी रहा था। तभी लीजा खुलासा करती है कि वो प्रेग्नेंट है और जेरी बांझ नहीं है, उसका शुक्राणु तैरने में सक्षम है। ये सुन के जेरी को धक्का लगता है और वो इस पे विश्वास नहीं कर पाता और वो पूछता है कि क्या वास्तव में बच्चा उसी का है, जिससे लीजा परेशान हो जाती है। अगले दिन जेरी काम पे जाता है और माइक से वैश्या खाने का लोकेशन पूछता है, लेकिन माइक उसे बताने से मना कर देता है और किसी अज्ञात कारण से उसे दूर रखने की कोशिश करता है। उस जगह पे फिर से जाने के लिए जेरी इंटरनेट पे उसकी खोज करता है, इस उम्मीद में कि उसे उसका लोकेशन मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद उसे मिस्टिक वांडा नाम की महिला का पता चलता है और वो बिना टाइम बर्बाद किए वहाँ जाता है और वांडा से मैडम जोरा के बारे में पूछता है। महिला पहले तो बेखबर होने का नाटक करती है, मगर जब जेरी उसे कुछ कैश देता है तो वो तुरंत वैश्या खाना का लोकेशन बता देती है। थोड़ी देर बाद जेरी जब उस लोकेशन पे पहुंचता है तो मैडम जोरा उसका स्वागत करती है और उसे बताती है कि वो बंद है। हालांकि जेरी उसे दुगना पैसा देता है और उसे किसी तरह मना लेता है। फिर उसे उसी रहस्यमय कमरे में ले जाया जाता है। जेरी इस बार पूरी तरह से होश में रहते हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। एक बार जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसकी जिज्ञासा ये जानने के लिए बढ़ जाती है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है। वो अपना फोन का फ्लैश लाइट का उपयोग करके छेद के माध्यम से अंदर देखने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है ये बाहर से बंद है। थोड़ी देर बाद मैडम जोरा उसे ये बताने के लिए आती है कि उसका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन वो देखती है कि जेरी जबरदस्ती बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी उस बॉक्स को पाने के लिए जोरा का जमीन पे गिरा देता है और मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो बॉक्स को लेके वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है। फिर वो 6 दिनों के लिए एक होटल रूम को किराए पे लेता है और वहाँ बॉक्स के साथ छुप जाता है। इस बीच वेश्यालय में डिटेक्टिव बार्न्स मौत की जांच करते हुए दिखाई देता है। वो इवान से पूछताछ करता है, जो कि वेश्यालय का सिक्योरिटी को देखता था, लेकिन इवान कहता है वो कुछ नहीं जानता क्योंकि वो घटना के वक्त वहाँ नहीं था और वो किराने के सामान खरीदने के लिए बाहर गया हुआ था। अगले दिन जेरी काम पे वापस जाता है, मगर वो परेशान रहता है क्योंकि उसने किसी का खून किया है। काम के बाद वो होटल जाता है और फिर से एक बार मजे करता है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अपना हाथ बॉक्स के अंदर डालता है, जहाँ से उसे चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है। वो खुद को चिपचिपे पदार्थ से छूना शुरू कर देता है, जो उसके मजे को और बढ़ा देता है, जैसे कि वो कोई जादू हो। घर जाने से पहले कुछ चिपचिपा पदार्थ एक छोटी बोतल में भर लेता है और जब वो घर जाता है तो लीजा उसके देर से आने की वजह पूछती है। जेरी काम से संबंधित बहाना बना देता है। बाद में वो उस रात खुद को बिस्तर पे अकेला पाता है और मजे करने के लिए चिपचिपा पदार्थ का उपयोग करता है। हालांकि लीजा उसी वक्त कमरे में आ जाती है और ये करते हुए उसे देख लेती है। जल्दी से जेरी बहाना बनाता है और ये कहता है कि वो उसको सरप्राइज करने वाला था। इसके बाद दोनों मजे करने लगते हैं। जेरी इस प्रोसेस में काफी एग्रेसिव दिखता है, जिससे लीजा को काफी बेचैनी महसूस होती है। अगले दिन जाने की तैयारी करता है और ये दिखावा करते हुए कि उसे कस्टमर से मिलने जाना है। पिछले कुछ दिनों में जेरी के इस व्यवहार को भांपते हुए लीजा माइक को कांटेक्ट करती है और पूछती है क्या जेरी किसी गुप्त मामले में शामिल है। माइक किसी भी जानकारी से इनकार करता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध लगा तो उसे बताने का वादा करता है। बाद में नहाते वक्त लीजा को अचानक पेट में दर्द होने का अनुभव होता है और उसका खून निकलता है और ये शायद जेरी द्वारा पिछली रात उपयोग किए गए चिपचिपे
पदार्थ के कारण हुआ है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बांस को घटना स्थल में मैडम जोरा की बुक सेल में जादू टोना की किताब मिलती है। इवान उसे बताता है कि उसने इन किताबों का उपयोग लोगों को श्राप देने के लिए किया था और वो फिर रहस्यमय कमरे में जाता है और पाता है कि ब्लैक बॉक्स गायब है। होटल में जेरी एक बार फिर से बॉक्स के साथ मजे करते हुए दिखाई देता है, हालांकि वो इस बार ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है और वो जल्दी से बॉक्स को अलग करता है और पाता है कि उसके नाभि के नीचे फैला हुआ निशान है। इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। वो उसकी जांच करता है और फिर दवाई लिखने के बाद उसे संभोग करने से दूर रहने को कहता है। इसके बाद जेरी उस दिन अपना सभी मीटिंग को कैंसिल कर देता है और आराम करने के लिए घर लौट आता है। दुर्भाग्य से संक्रमण उसके पेट में फैलने लगता है और मामले को और बदतर बनाने के लिए लीजा अपने मिसकैरेज के खबर के साथ उसके पास आती है। हालांकि जेरी उस पर थोड़ा ध्यान देता है और उसे कहता है कि वो फिर से कोशिश करेंगे। दर्द और डॉक्टर के सलाह के बावजूद भी जेरी चिपचिपे पदार्थ का यूज करने का आदी हो चुका है। अगले ही दिन वो अपने जुनून को पूरा करने के लिए होटल में लौट आता है, लेकिन जैसे वो खुद को अंदर डालने वाला होता है वो पाता है कि बॉक्स में चिपचिपा पदार्थ नहीं है, इसलिए वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। फिर जेरी पास के हार्डवेयर स्टोर में जाता है और ताला तोड़ने वाला उपकरण खरीदता है। उसके बाद वो होटल के कमरे में आ जाता है और बॉक्स को खोलता है और खुद को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से परिणाम गंभीर होते जाते हैं क्योंकि उसके पेट का निशान लगातार बढ़ता जा रहा था। वापिस घर पे लीजा को जेरी के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से पता चलता है कि उसने होटल में एक रूम लिया है। उसी समय उसे जेरी के ऑफिस से कॉल आता है और उसके काम पे नहीं आने की सूचना दी जाती है। इससे लीजा का शक बढ़ जाता है कि जेरी उसे धोखा दे रहा है। अपने शक से गुस्से में होकर उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए गाड़ी चला के होटल रूम में जाती है और उस कमरे में जाने पे उसे अजीब सी गंध का पता चलता है जिसे वो किसी दूसरी महिला के यहाँ होने की उपस्थिति को मानती है और पूरे कमरे की तलाशी करती है। उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बाथरूम में घुस जाती है जहाँ उसे अचानक से जेली की तरह हिलता हुआ मांस मिलता है जिसे जेरी अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया करता है। हालांकि वो इस बारे में कुछ सवाल कर पाती जेरी इस पे पीछे से हमला कर देता है और उसका गला दबा देता है और जब वो हिलना बंद कर देती है तो जेरी ये सोच के छोड़ देता है कि उसने उसे मार दिया, लेकिन वो सदमे में अभी भी जिंदा थी। अब घबरा के जेरी कटर ले लेता है और उसके सर पे वार करके उसे मार देता है। इस घटना के बाद जेरी कमरे का खून के धब्बों को साफ करता है, लीजा के शरीर को एक चादर में लपेट लेता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। उसके बाद वो अपने घर ले आता है और अपने गैराज में शरीर को सावधानी पूर्वक निपटा देता है। अगले दिन वो अपने साथ अजीबोगरीब हिलते हुए मांस को लेकर होटल के कमरे से निकल जाता है। फिर वो घर लौटता है और अपने कमरे को वेश्यालय के भयानक माहौल की तरफ बनाता है। एक बार जब उसका सेटअप पूरा हो जाता है तो वो उस मांस के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बीच माइक को मैडम जोरा के मौत के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जेरी से मिलने का फैसला करता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है उसके गैराज का दरवाजा खुला हुआ है। माइक घर में घुसता है और जेरी के कम रोशनी वाले कमरे में जाता है जहाँ वो हिलते हुए मांस को पा के चकित हो जाता है और उसे शक होता है कि उसी ने जोरा को मारा होगा। तभी जेरी घर पर आता है और ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन माइक मुद्दे पे आता है और जेरी को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका दोस्त बना रहेगा। वो जेरी के लिए कवर अप करने का भी वादा करता है, भले ही वो मैडम जोरा के मामले में शामिल हो। हालांकि वो घबरा जाता है जब जेरी ये खुलासा करता है कि उसने लीजा को भी मार दिया। अब इसके परिणाम से डर के माइक पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन पकड़ लेता है, लेकिन जेरी उसका सर एक प्लास्टिक से ढक देता है जिससे उसका दम घुटने से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जेरी को देखते हैं जिसका शरीर पूरी तरह से घाव से ढक चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिलते डुलते मांस के साथ संबंध बनाता है। अचानक डोरबेल बजता है और वो दरवाजा खोलता है तो पता चलता है ये उसके पड़ोसी है जो यहाँ उसका जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। हालांकि जेरी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति के कारण उसे सभी को यहाँ से जाने के लिए चिल्लाता है। फिर वो अपने बेडरूम में लौटता है और देखता है हिलने डुलने वाला मांस अब निर्जीव हो गया है और निराश होकर रोने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करना है, इसलिए वो वापिस वेश्यालय में जाता है और इवान से मदद मांगता है। वो उसकी हालत देख के चौंक जाता है और उसे उसी खौफनाक कमरे में इंतजार करने को कहता है, जबकि वो मरे हुए मांस को अपने साथ ले जाता है। जब जेरी इंतजार करता है तब उसके शरीर में विचित्र परिवर्तन होते हैं, उसके बाल झड़ जाते हैं, उसके दांत टूटने लगते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे जेली जैसे पदार्थ में बदल जाता है। इस बीच इवान एक छेद के साथ एक और ब्लैक बॉक्स को बनाता है और उसमें वही मैसेज लिखता है और उसे उसी कमरे में रखने से पहले इवान जेरी के शरीर से सर को अलग करता है और उस बॉक्स में रख देता है। और लास्ट सीन में डिटेक्टिव बांस इवान को बताता है कि उसे जेरी पे शक है। इवान चतुराई से टॉपिक को बदलता है और डिटेक्टिव को विशेष अनुभव प्रदान कराता है जिसे वो ब्लैक बॉक्स वाले कमरे में ले जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।